तो चाहिए लिंक लिख 818-3620-9379 पासवर्ड कैपिटल में बस पासवर्ड निम्बस इन कैपिटल्स ठीक है। दिस क्लास ऑफ पॉलिटी और पॉलिटी के काफी सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से हमने एक जो था बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया है ठीक है। टॉपिक क्या था पॉलिटी का आपका? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। तो भारत के संविधान की कौन कौन सी खास बातें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। और इस चैप्टर की वीडियो आपको मैंने बताया है कि ऑलरेडी इस चैप्टर की वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखी है ठीक है। जैसे आपका ये मिस हुआ है तो आप देख सकते हो इस वीडियो को ठीक है। 3 वीडियो है टोटल इस चैप्टर की, 3 वीडियोस और इस चैप्टर को 2.5 घंटे में मतलब पढ़ाया हुआ है। तो आप देख सकते हो इस वीडियो को। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका सेकेंड चैप्टर दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड चैप्टर क्या आपका? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो संविधान क्या होता है पहले ये बताओ। पढ़ चुके हैं ना हम लोग ऑलरेडी, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ क्या होता है संविधान? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो किसी भी समाज को चलाने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए ठीक है। टू रन एनी सोसाइटी यू नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक है। तो वही कहाँ पे है आपका लिखे जाते हैं आपके संविधान में ठीक है। तो संविधान क्या होता है आपका? फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब मौलिक, बेसिक, फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री। कोई ऐसी कंट्री है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ कोई ऐसी कंट्री से संविधान ही नहीं है जिसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है? हाँ, नॉर्थ कोरिया सबसे स्ट्रिक्ट तो वही है। तो वहां तो हेयर कट के लिए भी रूल है। अगर आपकी एक ट्राइबल सोसाइटी भी है ना तो उसके भी नियम है कि ये आपस में शादी नहीं कर पाएंगे, ये सेम बिरादरी के हैं ठीक है। ऐसी हरकत करेगा तो घर से बाहर निकाल देंगे, समाज से बाहर निकाल देंगे। कोई भी समाज आपका बिना नियमों के नहीं चल सकता, यानी कि हर एक समाज छोटा बड़ा। तालिबान का भी संविधान है, हालांकि हमें पसंद नहीं आता ठीक है। वो अलग बात है कि वो क्या कहते हैं लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे ठीक है। वो हमें पसंद नहीं आता लेकिन वो नहीं भेजेंगे, वो भी क्या एक रूल है ना वो। तो हर एक समाज के अपने नियम और कानून होते हैं जिसको हम कहते हैं संविधान कहते हैं ठीक है। पहले जब हम बात करते हैं आपके क्या कहते हैं उसको, पूर्वकालीन भारत जिसको हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया, तो वहां पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ही आपके ठीक है। जो आज आप रूल देखते हो कि अगर 2 लोगों का एक गोत्र है तो आप आपस में शादी नहीं कर सकते, ये नियम नहीं है आपका, ये नियम ही तो है आपका। ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्षत्रिय लड़ाई करेंगे ठीक है, शूद्र सेवा करेंगे ठीक है, और वैश्य खेती बाड़ी और ट्रेड करेंगे। ये रूल नहीं है? ये भी तो रूल है आपका। तो रूल्स तो आपके बहुत समय चलते आ रहे थे ठीक है, और रूल्स लिखे भी जाते थे। तो जैसे आज हमारी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वैसे उस समय हमारे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र हुआ करते थे जिसको हम कहते हैं मनुस्मृति। सुने कभी मनुस्मृति? जो हिंदूज की गाइडिंग बुक होती है, हिंदुओं के जो भी नियम वगैरह कहाँ लिखे हैं आपके मनुस्मृति में लिखे हुए हैं। वैसे आपके मुस्लिम से कहाँ लिखे गए हैं? कुरान और हदीत में ठीक है। क्रिश्चियन से कहाँ लिखे गए हैं? बाइबल में ठीक है। हर एक धर्म की अपनी किताब होती है, बेसिकली हर एक समाज में कॉन्स्टिट्यूशन रहा है ठीक है। लेकिन एक सिविल सोसाइटी, एक सभ्य सोसाइटी का जो संविधान है वो एक धार्मिक संविधान से बहुत अलग होता है ठीक है। तो जब हमें एज ए कंट्री प्रॉस्पर करना है वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। तो भारत में बहुत समय से आपके बाहर के लोग रूल कर रहे थे ठीक है।
पहले कानून मुगलों का हुआ करता था, साउथ में जाए तो कोई और राजा का अपना कानून हुआ करता था। एक समय के ऊपर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हमारे देश के ऊपर एक ही ग्रुप ऑफ पीपल रूल करना शुरू हो गए। कौन थे वो ग्रुप ऑफ पीपल? ब्रिटिशर्स। ठीक है, उन्होंने हमें सिखा दिया कि एक रूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की सबसे खास बात ये थी कि अगर उनको किसी का मर्डर भी करना है ना, तो लॉ के दायरे में मर्डर करेंगे। उन्होंने जलियांवाला बाग में लोग मारे ना, जलियांवाला बाग में जिन्होंने लोग मारे वो भी एक रूल के तहत मारे कि अगर आप हमारे मार्शल लॉ का उल्लंघन करोगे तो हम गोली चला सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज तो इतने रूल्स मानते थे। अंग्रेजों ने 1757 से लेकर 1947 तक हमारे ऊपर रूल किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनसे कुछ ना कुछ तो हमने सीखा होगा? तो अंग्रेजों से हमने एक बात तो सीख ली कि भले ही आपका शासन गलत हो, लेकिन शासन में जो भी करना है उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका एक रिटन रूल होना चाहिए, या एक हर एक संविधान को चलाने के लिए एक आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां से अंग्रेजों के से हमें आइडिया लग गया। ठीक है, अब अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेजों का जो रूल था भारत में, जो ब्रिटिश रूल था भारत में, वो बहुत खराब था। हमें सबको पता, हमने कभी भी किसी ने तारीफ नहीं की है अंग्रेजों की। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल इंडिया में बहुत खराब था। फिर तो हमें ब्रिटिश रूल नहीं मानना चाहिए था, हमें उनका सिस्टम अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, ये सब करो। लेकिन ब्रिटिश रूल इंडिया में खराब था, ब्रिटिश रूल ब्रिटेन में बहुत अच्छा था। और वहां पे क्या था? आपका एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था। वहां पे एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ करता था, जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन समझ चुके थे कि हमें, जब हम आजाद होंगे, तो अगर हमें ब्रिटेन की तरह एक डेवलप कंट्री बनना है, या हमें अमेरिका की तरह एक डेवलप कंट्री बनना है, या हमें ऑस्ट्रेलिया किसी की तरह कोई एक अच्छी कंट्री बनना है, तो वी नीड टू हैव अ फंडामेंटल लॉ ऑफ आर फॉर आवर कंट्री। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल लॉ था 1947 से, उसको कौन गवर्न करता था? अंग्रेज। जो अंग्रेज बोलते रहे करते थे। हमें धीरे धीरे मौका मिल गया कि पता लग गया कि फ्रीडम मिलने वाली है। आपको क्या लगता है कि एक रात अंग्रेजों को कॉल आया, आत्मा आभास हुआ कि चलो चलते हैं भारत से, बहुत गलत किया हमने इनके साथ, तो चले गए वो? ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ वन डे इवेंट, एक दिन में से कुछ नहीं हुआ। आपका 1940 में आपका एक इवेंट शुरू होता है सर, एक्चुअल में आपका 1939 में एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2। आपका जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, तो उसी समय से आपका जो इंडियंस होते हैं ना, बहुत हावी हो जाते हैं। आपको पता है कि आजादी के लिए भारतीयों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं। 1905 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जिसको हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, 1919 में हमने किया एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको हम खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। 1929 में हमने किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इंडिया ने काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रखे थे, और इंडियंस के अंदर कॉन्फिडेंस था कि एक बड़ा प्रोटेस्ट और अंग्रेज यहां से गायब। ठीक है, तो जब 1939 में आपकी वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, तो इंडियंस जाते हैं अंग्रेजों से नेगोशिएट करने के लिए। अब इंडियंस भी समझदार है, नेता जो थे हमारे समझदार थे, तो उन्होंने भी नेगोशिएट क्या किया? अगर हम आज इनसे मांगेंगे ना फ्रीडम, तो दूसरा जलियांवाला बाग कर देंगे यहीं पे। ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? छोटी सी डिमांड रखनी पड़ेगी। छोटी सी डिमांड क्या है कि अगर हमें आज आजाद होना है, तो आजाद होने से पहले क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज इफ आई वांट टू रन निम्बस एज अ इंस्टीट्यूट, सपोज आई एम टू बिकम द सेकंड डायरेक्टर ऑफ द निम्बस इंस्टीट्यूट। ठीक है, हंस क्या रहा है? मैं नहीं बन सकता है? तो अगर, हाँ, फर्स्ट थोड़ा खतरनाक हो जाएगा। इफ आई टू बिकम द सेकंड डायरेक्टर ऑफ निम्बस एकेडमी, देन आई नीड टू हैव अ विजन फॉर निम्बस। कोई ना कोई विजन होना पड़ेगा ना। तो अगर आपने भी अपने देश को रन करना है आजादी के बाद, तो आपको भी क्या रखना पड़ेगा? एक विजन रखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में इन्होंने, इंडियंस ने रिक्वेस्ट करी 1939 में कि आप हमें कुछ मत करो, आप हमें बस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दो। ठीक है, ये भी नहीं बोला कि हमें आजाद कर दो, सिर्फ इतना क्या बोला कि आप हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दो। उस टाइम ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छी पोजीशन में था। ठीक है, उस टाइम हिटलर वार्म अप कर रहा था। लेकिन जैसे धीरे हिटलर का वार्म अप खत्म हो गया, और हिटलर ने आपका बेल्जियम हरा दिया, फ्रांस हरा दिया, और इंग्लैंड की धरती के ऊपर पहुंच गया, फिर अंग्रेजों को थोड़ा डर लगना शुरू हुआ। और उन्होंने बोला कि हमें अपनी जितनी भी फोर्स हमने इंडिया में लगा रखी है या बाकी जगह लगा रखी है, कहाँ लेके आनी पड़ेगी? ब्रिटेन में। और जैसे ही हमने इंडिया से फोर्स हटाई,
और हम उसको ब्रिटेन में लेके गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये 1931 जैसा एक और मूवमेंट शुरू कर दें यहाँ पे, हम संभाल ही नहीं पाएंगे और बेइज्जती हो जाएगी कि यहाँ वर्ल्ड वॉर हार गए और यहाँ पे इंडिया हार गए। तो उन्होंने क्या किया, 1940 में आपके जो अंग्रेज थे इनका एक वाइसरॉय था, ठीक है। जैसे आज आपका इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो उस समय कौन होता था आपका, वाइसरॉय। उस वाइसरॉय का नाम था लिनलिथगो। बड़ा अजीब सा नाम है बट ये नाम ही है, ठीक है। वाइसरॉय लिनलिथगो क्या करता है आपका 1940 में एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ इंडियंस टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियंस में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो सबसे पहले क्या डिमांड करी, संविधान माना हमारी डिमांड अप्रूव कर लो। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी, इसमें आपके इंडियंस भी होंगे और साथ में आपके इंग्लिश भी होंगे, अंग्रेज भी होंगे और इंडियंस भी होंगे। अब महात्मा गांधी पूरा फॉर्म में था उस टाइम के ऊपर, इन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट ही नहीं किया। देखो ये जो है ना आपका वाइसरॉय लिनलिथगो, ये जो ऑफर लेके आता है, ये लेके आता है अगस्त के महीने में। तो क्या कहते हैं इसको हम, अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर में लिनलिथगो डिमांड मानता है इंडियंस की कि इंडियंस क्या बना सकते हैं, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। लेकिन वो कौन बनाएगा, इंडियंस और ब्रिटिशर्स मिलकर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हिटलर थोड़ा सा और गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो 1942 में आपका आता है, जब आपका होता है वाइसरॉय वेबल, ठीक है, नया वाइसरॉय आ गया। वाइसरॉय वेबल के अंदर आपका एक बंदा आता है जिसका नाम होता है स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स, अब जो स्टैफर्ड क्रिप्स है, ठीक है, ये कुछ लोगों को लेके आता है अपने साथ, जिसको हम कहते हैं आपका, जिसको हम क्रिप्स मिशन भी कहते हैं आपका। तो क्रिप्स मिशन क्या करता है, एक्सेप्टेड द डिमांड that making of Indian constitution is solely the right of Indians। ये मान जाता है कि जो भारत का संविधान है, ठीक है, इसको बनाना केवल और केवल भारतीयों का अधिकार है, ठीक है। अब ये डिमांड बिल्कुल मान ली आपकी, तो इसका मतलब है कि आपका भारत का संविधान बनना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ थे ना आपके बैड बॉयज, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि मेरी एक डिमांड एक्सेप्ट करो कि अगर मुझे इस संविधान में कोई बात पसंद नहीं आई, ठीक है, तो संविधान माना नहीं जाएगा। और अंग्रेजों को तो वैसे चाहिए था डिवाइड एंड रूल, ठीक है। उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, अगर मुस्लिम्स को पसंद नहीं आई तो संविधान माना नहीं जाएगा। महात्मा गांधी ने रिजेक्ट कर दिया, कह रहा ऐसा कैसा प्रपोजल है, हम आज संविधान बनाएंगे, 2-3 साल लगाएंगे, बाद में आप बोलोगे कि मुस्लिम्स को पसंद नहीं आ रहा है, इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। आपने तो वही काम कर दिया ना कि आपने एक घर भी बनाया और साथ में चाबी भी अपने पास रख ली आपने, कि इसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पे भी आपका संविधान नहीं बन पाया। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्चुअल में था, उसका प्रोसेस कहीं ना कहीं बात आपकी 1940 में शुरू हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर आ गई थी। इंडियंस बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट करते थे, अंग्रेज डरे हुए थे। इंडियंस को भी कॉन्फिडेंस था कि किसी ना किसी समय में हमें क्या मिलने वाली है, आजादी मिलने वाली है। लेकिन आजादी इमीडिएटली अंग्रेज नहीं देंगे, अंग्रेज बहुत चालू है, क्योंकि इंडियंस के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है जिसका बेनिफिट हो रहा है अंग्रेजों को। तो इसी कारण से 1940 में आपका लिनलिथगो क्या लेके आया, अगस्त ऑफर। डिमांड तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन बोला कि इंडियंस और अंग्रेज बिल्कुल मिलकर बनाएंगे, तो इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स आता है, बहुत बड़ा मंत्री होता है उस समय वहां का वो, ठीक है, वाइसरॉय लेवल के अंदर आता है। लेकिन जो आपकी डिमांड होती है इंडियंस मानने से इंकार कर देते हैं। अंत में क्या होता है कि पूरी की पूरी दुनिया ही आपकी वॉर में घुस जाती है, ठीक है। और जब वो वॉर में घुसते हैं तो पीछे इंडिया में 2-3 ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके कारण अंग्रेज बोलते हैं कि अब तो निकलना ही पड़ेगा यहाँ से।
ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी चीज है आपकी, अफगानिस्तान में अमेरिका कब से है? हाँ मतलब हमने देखा ना कि आपका 2020 में अमेरिका निकल गया अफगानिस्तान से। अमेरिका अफगानिस्तान में कब से लेकर कब तक था? 2000 से। सन 2000 से लेकर अमेरिका कहाँ पे था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान को हराया। जब अमेरिका गया ना, अमेरिका ने तालिबान को हराया। अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहां का प्रेसिडेंट बिठाया, 20 साल तक उस प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, और 20 साल बाद क्योंकि अफगानियों ने साथ नहीं दिया तो उसको अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। कुछ गलत किया अमेरिका ने? बताओ क्या गलत किया? अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा टेररिज्म आपका हो रहा था, उसका इंपैक्ट आपका सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं बल्कि बाकी जगहों के ऊपर भी था। तो अमेरिका ने इंटरवीन किया। अमेरिका ने इंटरवीन क्यों किया? क्योंकि तालिबान उनकी प्रॉब्लम थी। तालिबान को किसने खड़ा किया था? तालिबान को किसने खड़ा किया था? आपका पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलके। क्यों? क्योंकि आपका अफगानिस्तान में कौन था? रशिया था। अफगानिस्तान में रशिया था। रशिया को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक फोर्स तैयार करी, किसकी? तालिबान की। तालिबान जब पावरफुल हो गया, उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया। तालिबान जब गवर्नमेंट में आ गया तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर अटैक शुरू कर दी। सबसे बड़ा अटैक कौन सा है आपका? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11। ठीक है, सबसे बड़ा अटैक क्या है आपका? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर को जो आपका अटैक हुआ था। उस अटैक के बाद एक्चुअल में क्या होता है आपका? अमेरिका फिर से कहाँ एंटर करता है? अफगानिस्तान में। तालिबान को हराता है, वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिठाता है, 20 साल तक उस गवर्नमेंट को बचाता है, वहां के लोगों को ट्रेन करता है, वहां के लोगों को खाना देता है, सब कुछ करता है। 20 साल बाद जब अमेरिका निकलता है, ठीक है, तो अमेरिका को गालियां खानी पड़ती है। अब इस टाइम इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? $3 ट्रिलियन। कितनी है? $3 ट्रिलियन। इतना पैसा अमेरिका ने अफगानिस्तान में खर्च किया है इन 20 सालों के अंदर। ठीक है, अमेरिका ने इतना पैसा खर्च किया आपका अफगानिस्तान के अंदर, एंड स्टिल अमेरिका इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। व्हाई? हारने के लिए थोड़ी गालियां पड़ रही हैं, गालियां इसलिए पड़ रही हैं कि जिस सिचुएशन में वो गए थे अफगानिस्तान को, उससे भी गंदी सिचुएशन में छोड़ के आ गए। उनका मेन पर्पस क्या था? वहां पे एक गवर्नमेंट बनाना। और जब वो निकले, क्या उन्होंने गवर्नमेंट बनाई? हड़बड़ी में भाग आए। तो सबसे बड़ी गालियां मौका अमेरिका सिर्फ इस चीज के लिए खा रहा है कि उन्होंने एक प्रॉपर स्टेबिलिटी में छोड़ के नहीं आया। छोड़ना था ही उनको, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था। अफगानियों का मन ही नहीं था अमेरिका के साथ काम करने का। तो उन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान को छोड़ दिया, लेकिन जिस हालात में छोड़ा वो बहुत दिक्कत वाली बात थी। अब अंग्रेजों ने भी भारत को छोड़ना तो था ही। क्यों? सुभाष चंद्र बोस की फौज बाहर खड़ी थी दरवाजे के ऊपर। ठीक है, आपकी अपनी फौज म्यूटिनी कर रही थी। जो आपके ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे वो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। और फौज का विद्रोह का एग्जाम्पल याद है उनको 1857 का, जब मंगल पांडे वगैरह सब आपके लाइन में आ गए थे लड़ने के लिए। तो अंग्रेज वैसे डरे हुए थे, उनको छोड़ना था। लेकिन उनको कैसे छोड़ना था? ग्रेसफुली। ग्रेसफुली कैसे छोड़ना होता है? प्रॉपर एक इस्टेब्लिश गवर्नमेंट बना के लाना। तो अंग्रेजों का मन में था कि हम इनको छोड़ देंगे 1948 तक। अंग्रेजों ने अनाउंस कर दिया था, आपका नया प्राइम मिनिस्टर आया था क्लीमेंट एटली नाम का, उसने अनाउंस कर दिया था कि अगस्त 1948 में क्या करेंगे हम, सॉरी जुलाई 1948 में क्या करेंगे हम, इंडियंस को इंडिपेंडेंस दे देंगे। ठीक है, 1948 आने से पहले पहले अगर आपको इंडियंस को कंट्रोल ट्रांसफर करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बनी कि अंग्रेज वर्चुअली अपनी हार मान चुके थे, लेकिन दे वांटेड टू लिव इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, जहां पे दुनिया बोले कि हाँ इंडिया को संभाला और बाद में कंट्रोल ट्रांसफर करके आगे। अब अंग्रेजों को क्या छवि बनानी थी अपनी, कि हम तो भारतीयों के बेटरमेंट के लिए थे, जब हमें लगा कि भारतीय सशक्त हो गए हम उनको छोड़ के आ गए। ठीक है, तो उस इमेज के लिए दे वांटेड कि इंडिया में क्या बने? एक कॉन्स्टिट्यूशन बने। और वो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी एक्चुअल में बनाई जाती है। लेकिन उस समय इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपस में लड़ते थे। ठीक है, आप सपोज करो 2-3 भाई आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन आपको परिवार का भला चाहिए, तो क्या क्या करोगे? आप उन तीनों भाइयों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आओगे, तब जाके आप उनसे काम करवाओगे। तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपस में लड़ते थे, बहुत लड़ते थे। तो संविधान कौन बनाएगा? यही लोग बनाएंगे आपके। तो इस संविधान को बनाने के लिए आपका एक प्लान चाहिए, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो उस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपका एक मिशन आता है इंडिया में, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? फिर होता क्या है आपका, आप समझ जाओ कि आपके अंग्रेज बहुत बुरी पोजीशन में आ जाते हैं। तो उनको पता है कि अब उन्होंने भारत को छोड़ना है। अब होता क्या है आपका 1946 में
आपका इंडिया में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। अब बताओ कि भारत के नेताओं में, ठीक है, अगर आपसे राहुल गांधी बात करने के लिए, आपका मुद्दा सुलटाने के लिए, सपोज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपका मुद्दा सुलटाने के लिए राहुल गांधी आए, आप मानोगे? सेटिस्फाई हो जाओगे आप लोग? नहीं होंगे। लेकिन अगर मोदी जी आए तो, है ना, फिर तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन मोदी जी के बाद कौन आता है आपसे बातचीत करने के लिए? सपोज अगर आप इकोनॉमी के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो उसका उसका एक लीडर आता है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर आ गया। सपोज डिफेंस के लिए कोई मुद्दा तो डिफेंस मिनिस्टर आ गया। कोई आंतरिक मुद्दा तो गृह मंत्रालय का कोई मंत्री आ गया आपका। तो बेसिकली प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल लोग होते हैं इंडिया में, वो कौन होते हैं? आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब पहले जो लोग अंग्रेजों से ब्रिटेन से आते थे नेगोशिएट करने के लिए, वो छोटी मोटी पोस्ट के ऊपर हुआ करते थे, उनके पास डिसाइड करने की पावर बहुत कम थी। अब 1946 में जो मिशन आया ना, ये क्या है? आपका कैबिनेट मिशन है। इस कैबिनेट मिशन में आपके 3 लोग आते हैं। एक तो वही आता है इंडिया के ऊपर उनका एक्सपर्ट, जिसका नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स उनके लिए एक एक्सपर्ट था जो इंडिया को बहुत अच्छे से जानता है। तो कौन बंदा आता है आपका? स्टैफर्ड क्रिप्स। एक आता है आपका एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, और एक आता है आपका समथिंग बाय द नेम लॉरेंस। सॉरी, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो बेसिकली आप एक कैबिनेट मिशन में आपके 3 मेंबर्स थे, एंड दिस मिशन वाज अ हाई पावर्ड मिशन। यानी कि सरकार ने इसको बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड कर रखी थी। दिस वाज अ हाई पावर्ड मिशन। इस हाई पावर्ड मिशन के पास पूरी की पूरी कंप्लीट पावर थी। इस हाई पावर्ड मिशन का 2 एम थे। दिस मिशन हैड 2 एम्स। वन वाज, ठीक है, एक बनानी है आपने इंटरिम गवर्नमेंट, कि जब अंग्रेज जाएंगे तो उस समय आपके लिए एक टेम्पररी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि आपको एक सभा बनानी है जिसको हम कहते हैं संवैधानिक सभा। क्या करेगी संवैधानिक सभा? भारत का संविधान बनाएगी। तो आपका भारत का जो संविधान है, पहले आपका सबसे पहले इसकी डिमांड कब एक्सेप्ट की गई थी? आपकी 1940 में। लेकिन इंडियंस रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें अंग्रेज भी होने वाले थे। फिर दूसरी डिमांड कब मानी? 1942 में। लेकिन जिन्ना ने कोई डंगा डाला तो फिर डिमांड आपकी कैंसिल होगी। अब क्या हो गया? आपका कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के प्रपोजल से उनको 2 काम दिए गए, कि एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि आपकी एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनानी है, टेम्पररी गवर्नमेंट बनानी है, और दूसरा क्या करना है आपने? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, जो कि क्या करेगी? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब ऐसा नहीं ना होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ले लो। छोटी क्लास है ये। ठीक है, तो 2 एम समझ गए आप। एक है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो क्या बनाएगी? आपका कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग करेगी। लेकिन ये असेंबली पहले क्यों नहीं बन पा रही थी? क्योंकि आपके इंडिया में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, जिनकी अलग अलग डिमांड थी इस चीज को लेकर, ठीक है। कोई कहता था ऐसे बनानी चाहिए, कोई कहता था वैसे बनानी चाहिए। तो भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितने लोग आएंगे, कहां से लोग आएंगे, उसका प्लान किसने प्रेजेंट किया? कैबिनेट मिशन ने। तो आप सिंपल आप लिखोगे, हाँ, तू और मैं अंग्रेजी में बात कर रहे होते अभी, ठीक है, और विराट कोहली इंग्लैंड टीम के लिए खेल रहा होता।
ठीक है, और हम वर्ल्ड कप चैंपियन होते इस टाइम पे, इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी हम खेल रहे होते, है ना। गुड गुड डेज। अच्छा होता बुरा होता? क्या लगता है, अगर अंग्रेज हम पे आज भी रूल कर रहे होते, अच्छा होता बुरा होता? थोड़ा तो इमेजिन करो, लात खाने की। हाँ, अच्छा होता, कम से कम जनसंख्या कंट्रोल में होती। चलो, कैबिनेट मिशन जो आया, proposed a plan for the formation of a constituent assembly। ठीक है, क्या करेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब कैसा प्लान था आपका, अब हम समझते हैं प्लान क्या था। इस प्लान का पहला पॉइंट था आपका, ठीक है, ये बहुत खास चीजें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। हालांकि आजकल मन नहीं कर रहा है इनका क्वेश्चन डालने का, लेकिन यूजुअली पहले बहुत क्वेश्चन आते रहे इसमें से। ठीक है, आजकल नहीं आ रहे हैं, पहले आते, इसका मतलब नहीं कि आगे नहीं आएंगे, आपके आगे आ सकते हैं, तो डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन जो आपका था, इसने एक्चुअल में आपका कहा कि इट विल बी कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है, कि आपकी असेंबली में जो लोग आएंगे पूरे भारत से आएंगे, लेकिन दो तरह के मेंबर होंगे। कुछ होंगे आपके इलेक्टेड और कुछ होंगे आपके नॉमिनेटेड। तो आपके दो प्रकार के मेंबर आएंगे असेंबली में, कुछ लोग आएंगे आपके चुन के और कुछ लोग होंगे आपके नॉमिनेट होके। ठीक है, अब क्या फर्क होता है इलेक्शन और नॉमिनेशन में? ठीक है, सपोज क्लास का मॉनिटर बनाना है, ठीक है, मैं चल गौरव तू बन जा, ठीक है, तो ये क्या होगी, नॉमिनेशन होगी। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बनाना है कि नहीं बनाना है, ऑब्वियसली मना ही करोगे आप लोग। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी इलेक्शन होगी। आपकी जब आप लोगों से पूछ लेते हो तो क्या होती है आपकी, वो इलेक्शन होती है। जब राजा ने बोला कि जा तू जाके कर ले जो करना है, ठीक है, तो क्या होती है, नॉमिनेशन। तो आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, ये कहां से आए थे? ये आए थे आपके फ्रॉम 542 सॉरी 552 प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और जो इलेक्टेड मेंबर थे वो कहां से आए थे आपके, फ्रॉम 17 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से। बिल्कुल सही। अब जो अंग्रेजों का जो भारत था ना, उसमें कुछ ऐसे एरियाज थे जिसके ऊपर अंग्रेजों का गवर्नर रूल करता था और उसके ऊपर अंग्रेजों का कंप्लीट कंट्रोल था। तो क्या कहते हैं उसको हम, प्रोविंसेस। लेकिन कुछ ऐसे एरिया जिसको हम कहते हैं रजवाड़े, जिसको हम कह सकते हैं आपका प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स की क्या खास बात थी? प्रिंस स्टेट्स की बात आपकी ये थी कि आपकी जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती हैं, ठीक है, इनमें आपका एक्चुअल में कंट्रोल अंग्रेजों का है, लेकिन अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। वो उस एरिया को रन नहीं कर रहे हैं, उस एरिया का एक राजा है, वो राजा उस एरिया को रन कर रहा है, यानी एक प्रिंस उस एरिया को रन कर रहा है। लेकिन वो प्रिंस किसके कंट्रोल में है? ब्रिटिश कंट्रोल में। लगान देखिए, वो जो राजा होता है, वो राजा बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे भुवन रहता है, क्या है जगह आपकी, वो एक प्रिंसली स्टेट है, वहां का एक राजा है। लोगों की लॉयल्टी राजा के प्रति है, लेकिन राजा भी जो टैक्स वसूल करेगा वो राजा का टैक्स नहीं है, वो किसका टैक्स है, ब्रिटिशर्स का। मतलब कि यहाँ पे प्रोविंसेस में अंग्रेजों का होता है डायरेक्ट कंट्रोल।
और प्रोविंसेस में और प्रिंस स्टेट्स में क्या होता था आपका एक इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, कंट्रोल होता था लेकिन इनडायरेक्ट। राजा कभी रूल कर रहा है, कभी अंग्रेज खुद रूल कर रहे हैं, लेकिन राजा को कौन कंट्रोल कर रहा है? अंग्रेज। तो कितने स्टेट्स थे आपके उस समय? 17, और 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। आ गया समझ? ठीक है। अब देखो जहां तो राजा है वहां बोला कि जा तुम भेज दो जिसको भेजना है, क्या इलेक्शन करवानी है। जहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, जहां ऑलरेडी आपका मोनार्की है, वहां क्या इंट्रोड्यूस करोगे आप डेमोक्रेसी का? ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ कोई राजा नहीं था, तो यहाँ बोला कि तुम चुन के भेजो किसी को, तुम जो चुनोगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। अब इसी तहत से क्या होता है, आपके बहुत सारे लोगों को चुना जाता है और हाउस में बुलाया जाता है। ठीक है। कितने मेंबर आते हैं आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस से? 296। ठीक है। और यहाँ कितने आते हैं आपके? 93। तो आपका हाउस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? 389। तो आपके टोटल 389 मेंबर्स थे। ठीक है। जिनमें से 93 आए थे आपके नॉमिनेट होके। ठीक है। 296 आए थे आपके इलेक्ट होके। तो टोटल कितने हो गए आपके? 389 मेंबर्स। तो हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 389। ठीक है। आउट ऑफ विच 296 वर इलेक्टेड फ्रॉम 17 प्रोविंसेस, और 552 प्रोविंसेस में से आपने 4-5 प्रोविंस, 4-5 इनको इकट्ठा कर दिया प्रिंसिपल स्टेट्स को, और बोला कि 4-5 राजा एक बंदा भेज दो अपना रिप्रेजेंटेटिव। ये चाहते थे कि जो संविधान बने उस संविधान में पूरे के पूरे भारत के लोगों की बात आगे रखी जाए। ठीक है। तो प्रोविंसेस से कुछ लोग भेजे। ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर हो गए आपके? 389। अब दूसरी बात, जो आपके मेंबर इलेक्ट होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होंगे, वो आपके इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। सबसे खास बात है आपकी। ठीक है। आपकी सबसे खास बात क्या है कि आपके जो मेंबर इलेक्ट भी होंगे वो क्या होंगे? आपके इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। सेकंड पॉइंट, इलेक्टेड मेंबर्स वर इलेक्टेड indirectly by the method of proportional representation via single transferable vote, via single transferable vote, या सिंपली मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सबसे बड़ी बात है इनडायरेक्टली। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है आपकी यहाँ पे? इनडायरेक्टली। जो मेंबर आपके इलेक्ट होंगे क्या होंगे? इनडायरेक्टली। और जब भी आप इन बोलोगे ना, जैसे आपका भारत का राष्ट्रपति है, वो भी कैसे इलेक्ट होता है? इनडायरेक्टली। इसका क्या मतलब है? जो भारत की राष्ट्रपति है स्वयं द्रौपदी मुर्मू, क्या हम सबके राष्ट्रपति हैं? ठीक है। क्या आप लोगों को वोट करने का मौका मिला उनके लिए? नहीं मिला। हमारा राष्ट्रपति, लेकिन हमने नहीं चुना, हमने किसी और को चुना था किसी और समय पे, उसने हमारे बिहाफ के ऊपर किसको चुन दिया? राष्ट्रपति को। ये क्या है? आपकी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है। अगर मैं हिमाचल का हूं तो मैंने क्या कर रखा है? मैंने हिमाचल में वोट डाला है अपने एमएलए को। ठीक है। मैं हिमाचल में कांगड़ा से हूं, तो मैंने जो कांगड़ा का एमपी है मैंने उसको भी वोट किया हुआ है। तो कांगड़ा का और जो एमपी और जो एमएलए है वो मैंने चुने हुए हैं। अब वो ही मेरे बिहाफ के ऊपर किसको चुनेंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है। तो क्या हो गया? राष्ट्रपति मेरा है। ठीक है। मेरे को रिप्रेजेंट करेगा राष्ट्रपति, लेकिन उसके लिए वोट मेरे बिहाफ पे किसी और ने किया है। ये क्या है? इनडायरेक्ट। अब एक्चुअल में क्या है कि जब आपका असेंबली बनेगी तो असेंबली में हो सकता है कि कांगड़ा को कोई एक बंदा रिप्रेजेंट करे, लेकिन कांगड़ा को जो बंदा रिप्रेजेंट करेगा उसको कांगड़ा के लोगों ने नहीं चुना है, उसको कांगड़ा के लोगों ने पहले कोई बंदा चुना हुआ ऑलरेडी, वो कांगड़ा के लोगों के बिहाफ के ऊपर उसको चुन लेगा। क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन प्रोसेस कराना बहुत मुश्किल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आपने ऑलरेडी किसी को चुना हुआ है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली आपका
बंदे जो है आपके वो इलेक्ट हुए थे। ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर इलेक्टेड, आ जाएगा ऑप्शन डायरेक्टली, डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। तो कौन सा सुटेबल आपने उसको टिक करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। आंसर क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ठीक है। तो ये हैं आपके मेंबर्स, ठीक है। दूसरा, इसमें जो आपकी सीट्स वगैरह है, प्रॉपरली आपकी जो सीट्स है वो रिजर्व की गई थी आपके, इसके बेसिस के ऊपर आपका जितनी आपकी मेजर कम्युनिटीज वगैरह हुआ करती थी उनको मतलब डिवाइड किया गया था कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जो जनरल कैटेगरी वगैरह आपकी होगी, तो इनके लिए प्रॉपर अभी जो सीट्स वगैरह है वो रखी गई थी, ठीक है। और 1 मिलियन इक्वल टू 1 रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक बंदा कितने लोग को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका असेंबली में। अगला, सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स एंड सिख। डन, ठीक है। अब आप लिखो, द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, the elections of the constituent assembly for 296 seats, लिखा ना हमने ऊपर, for 296 seats were held in July August 1946, were held in July August 1946, ठीक है। out of which the Congress won majority, out of which the Congress won majority with 208 सीट्स, ठीक है। और जैसे ही कांग्रेस की 208 सीट आ गई ना, मुस्लिम लीग ने बोला कि हम इसका खंडन करते हैं, हमें नहीं चाहिए। अब देखो क्या है, बड़ी मुश्किल से आपका जो कैबिनेट मिशन था वो इंडिया में आ गया, ठीक है। उसका प्रपोजल कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिस हिसाब से आपका मुस्लिम लीग हारी, ठीक है, उसको लग गया पता कि अब जो संविधान बनेगा वो फाइनल बनेगा, और इस संविधान में 50% मार्क किसके पास है, कांग्रेस के पास। तो अगर किसी मुद्दे के ऊपर वोटिंग हुई तो बात किसकी मानी जाएगी, कांग्रेस की। तो इन्होंने पहले इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, बाद में इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना 16 अगस्त जो डेट थी आपकी 1946 की, 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या बोला कि अब हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे। सारे मुस्लिम सड़कों पे आएंगे, और अगर आपने प्यार से पाकिस्तान नहीं देना है तो अब हम क्या करेंगे, गुस्से से, विरोध से, वायलेंट प्रोटेस्ट से करेंगे, ठीक है। आपके 15,000 लोगों की डेथ हुई थी उस एक दिन के प्रोटेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपका जो इन्होंने अपना शेड्यूल कर रखा था कि हम इंडिपेंडेंस देंगे 48 में, फटाफट से इन्होंने अनाउंस किया कि 47 में ले लो, फटाफट तुम असेंबली बनाओ। तो जैसे ही आपका ये शुरू होता है, प्रपोजल शुरू होता है, इलेक्शन होती है इसकी, तो एकदम से क्या करती है आपका मुस्लिम लीग, कहते हैं कि हम हट रहे हैं। इन्होंने डायरेक्ट एक्शन दिया, डायरेक्ट एक्शन देने के बाद अंग्रेजों की फट गई, ठीक है, हालत खराब हो गई उनकी कि हमारे पर ब्लेम आ जाएगा कि इनके समय पे जेनोसाइड हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जबरदस्ती करके किसको लेके आए वापस असेंबली में, किसको लेके आ गई है, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग ने थोड़ा समय सेशन लगाया, बहुत ज्यादा अड़ंगे अड़ाए, कोई काम ही नहीं करने दिया सेशन के लोगों को। फिर बाद में क्या हुआ आपका, एक्चुअल में पाकिस्तान बन ही गया।
फिर आपके असेंबली की जो स्ट्रेंथ कितनी थी टोटल, ये कितनी रह गई आपकी 299, क्योंकि बाकी लोग कहाँ चले गए आपके 90 लोग पाकिस्तान। वो सीट्स पहले किसको चलेगी, पाकिस्तान को चली गई आपकी। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि आपके जब इलेक्शन हुई तो मेजोरिटी किसको मिली, आपके कांग्रेस को मिली मेजोरिटी, ठीक है, फुल स्टॉप लिखिए। हाउएवर 93 seats allotted to princely states, however the 93 seats allotted to princely states were not filled, as they decided to stay away from the assembly, were not filled। तो 93 सीट्स के लिए भी इलेक्शन वगैरह जो करवाई उसमें कोई आया ही नहीं है आपका, ठीक है, किसी का कोई मन था ही नहीं आने का। तो एक्चुअल में क्या होता है, आपका बहुत बड़ी जो इश्यूज वगैरह हैं वो यहाँ पे आपके फेस करना हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी प्रिंसली स्टेट आने से मना कर देती है, मुस्लिम लीग बॉयकॉट करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे तैसे इस समय आपके अंग्रेज बस थे कि निकलना है यहाँ से ना, तो अंग्रेज अब ना कोई बहाना नहीं सुनेंगे इंडियंस का। इंडियन जितना मर्जी बोले कि नहीं अच्छा नहीं बनेगा संविधान, वैसा बनेगा, ठीक है, ठीक है, अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, कुछ नहीं। इन्होंने अब क्या करना है, बस जैसा मर्जी बने बस बनवा के निकलना है। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो इलेक्शन हो चुकी है, कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं जो आने के लिए रेडी हैं। इसी कारण से क्या हुआ, आपकी पहली मीटिंग इलेक्शन के थोड़ा समय बाद ही होगी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में आपकी इसकी पहली मीटिंग होती है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में क्या लिखा, एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, आपका वर्किंग, इनका काम कब शुरू होता है। हालांकि कंडीशंस अच्छी नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, अंग्रेजों को बस यहाँ से निकलना है। तो फटाफट से क्या बनवाना है आपसे, एक संविधान बनवाना है, ठीक है। तो लिखिए, द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 1946। The Muslim League boycotted the meeting and insisted on a separate state for Pakistan, Hence, the meeting was attended only by 211 members, 211 members, ठीक है। देखो, अगर आपने 211 लोग इकट्ठे कर लिए हैं, तो अगर आपने कोई फैसला करना भी है तो आपको क्या चाहिए, उसका एक सभापति चाहिए। अभी आपके कितने सभ्य लोग जाते हैं आपके चुन के पार्लियामेंट में, लेकिन क्या वहाँ का माहौल अच्छा होता है। अगर आपका वो सभापति ना हो तो क्या होगा उसके बाद, आपका जूते चप्पल टेबल, तो माइक तो उखाड़ ही देते हैं वो, तो बहुत कॉमन चीज है माइक उखाड़ना, ठीक है। दीज पीपल आर वेरी एग्रेसिव एंड दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है कि आपको एक सभापति चाहिए, लेकिन पहली मीटिंग में आप सभापति कहाँ से लेके आओगे। तो अक्सर क्या होता है, कभी पहली मीटिंग हो, चाहे लोकसभा की पहली मीटिंग हो जाए, तो उसमें क्या होता है, आपका एक टेम्पररी प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, आपका प्रोटम स्पीकर कह लो या प्रोटम प्रेसिडेंट कह लो। तो आपने भी क्या किया, फर्स्ट मीटिंग में एक प्रोटम या एक टेम्पररी स्पीकर बना दिया। और वो टेम्पररी स्पीकर कौन थे आपके, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको चूज किया गया एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट, जबकि आपका एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। क्यों इनको चुना गया, क्योंकि ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर, ठीक है। तो आप लिखो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर was elected as the temporary president of the assembly, ब्रैकेट में लिखो,
फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, फ्रांस में ऐसा होता था, ठीक है, तो उनको सोच समझ के या उनको फॉलो करके हमने ये किया कि जो ओल्डेस्ट मेंबर है वो ओल्डेस्ट मेंबर की बात सब सुनते हैं, ठीक है। डन, फुल स्टॉप। लिखिए, ऑन 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, on 11th December same year 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the, बताओ, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है। और बाद में ये सिर्फ असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं रहे बल्कि भारत के भी पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं आपके ये, फुल स्टॉप। लिखिए, द असेंबली ऑल्सो हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी, एंड V.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, पहले H.C. मुखर्जी, बाद में V.T. कृष्णमाचारी, की मतलब इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट अगर कोई मुद्दा पास करना तो आपके ये हो सकते हैं, ठीक है। सो जेंटलमैन, दिस इज वेयर वी आर स्टॉपिंग टुडे। आई होप एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज क्लियर टू यू। अमनदीप, कुछ पूछना है आपने, कोई डाउट वगैरह? नो सर, क्लियर सर। ओके, आप बताओ, क्लियर है? पढ़ा है पहले?